Yesterday we have discussed about the consideration. That is consideration का मतलब क्या होता है, meaning of a consideration, definition of consideration, including some rules related to consideration. तो ये हमने previous lecture में देखा था. अभी से from today, it's like today we are going to study about the कि ये जो considerations होते हैं इनका फर्दर पार्ट स्टडी करेंगे. लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके कंसिडरेशन वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है. ओके, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बिफोर दैट सेक्शन 23 का जो टाइटल है, इट सेज एवरी एग्रीमेंट of which the object or consideration is unlawful is void. That is every agreement, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट हो, अगर उसका ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटन, अगर पर्पस या फिर समथिंग इन रिटन दैट इज कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. Now, before starting with the section 23, हम एग्रीमेंट के डेफिनेशन को देख लेते हैं, बिकॉज द टर्म एग्रीमेंट इज रिपीटेड हियर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, सो एग्रीमेंट का डेफिनेशन जो है वो ये कहते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फ्रेमिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. सो अगर हम ध्यान दें तो हाईलाइटेड पॉइंट्स आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन पार्ट है उसने खुद से ही पहले ही बोल दिया कि एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो, दैट इज वन प्रॉमिस हो या फिर मोर देन वन प्रॉमिसेस हो, जहाँ पे दोनों के लिए भी कंसिडरेशंस होते हैं, वही एग्रीमेंट होता है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फ्रेमिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन ने ही हमको बता दिया कि कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट होगा. सेक्शन 23 हमको ये बोलता है दैट यस, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होगा तभी एग्रीमेंट वैलिड होगा. बट वो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए. तो सेक्शन 23 हमको कुछ कंडीशंस बताता है, दैट इज अगर नीचे दिए गए ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स आपके एग्रीमेंट में आते हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि आपका जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल नहीं है. इट्स लाइक द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, अगर ये चीज़ें आ गई, दैट इज जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें वन बाय वन करके देखेंगे, अगर ये चीज़ें रोल में आती हैं तो इट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं है. तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो फिर वो क्या है, वॉइड है. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. अब आप फॉरबिडन कह लो या फिर प्रोहिबिटेड कहो, बोथ आर द सेम थिंग. तो यानी कि आपने जो एग्रीमेंट में एंटर किया है, द एग्रीमेंट विच यू हैव मेड, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. लॉ ने ऑलरेडी उसे मना किया हुआ है बनाने से. दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस आर देयर कि आप इस तरीके के किसी भी एग्रीमेंट को नहीं बनाएंगे. तो ये जो टर्म है फॉरबिडन बाय लॉ, नहीं बनाएंगे मतलब इट डज नॉट मीन कि लॉ ने सिर्फ मना किया है कि आपको ये इस टाइप काइंड्स के एग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं. इट इज़ नॉट ओनली प्रोहिबिटेड बट देयर इज पनिशमेंट फॉर दैट ऑल्सो. पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, अंडर our Indian Penal Code or any special legislation. It's like we have a more than 500 acts, 500 से ज़्यादा एक्ट्स हैं हमारे पास.
जो हमको ये बताते हैं कि कौन से क्राइम या आपके कौन से एक्ट की कौन सी पनिशमेंट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी आपको ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो या फिर फॉरबिडन बाय लॉ हो। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब जो आईपीसी प्रोहिबिट करता हो या फिर इंडिया का कोई और स्पेशल लेजिस्लेशन प्रोहिबिट करता हो, आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, वैसा कोई भी एग्रीमेंट्स नहीं बनाएंगे। बनाया भी तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा, और कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल हुआ तो फिर एग्रीमेंट भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट भी फिर वॉइड हो जाएगा, तो नो यूज ऑफ इट। यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ के जो एग्रीमेंट्स हैं वो हम नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में यू कैन टेक स्मगलिंग ऑफ अ गुड्स। अगर स्मगलिंग ऑफ गुड्स की बात करें तो क्या हम ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कोई एग्रीमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम गुड्स की स्मगलिंग करेंगे। या फिर एक केस आया था दैट इज ब्रिजमोहन वर्सेस MPSRI कंपनी। वहाँ पे ये हुआ था, एक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का काम था गाड़ियों को दैट इज व्हीकल्स को परमिट इशू करना। तो स्टेट रोड कॉरपोरेशन ने, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने क्या किया, उन्होंने अपने इस काम को ये कर दिया, सबऑर्डिनेट बॉडी को, किसी प्राइवेट अथॉरिटी को दे दिया कि भाई हमारे बिहाफ में आप इस परमिट को इशू करिए। तो यहाँ पे ब्रिजमोहन जी ने केस किया अगेंस्ट द कॉरपोरेशन अथॉरिटी कि वो अपने इस अथॉरिटी को दैट इज परमिट इशू करने की अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी को, यानी कि इस तरीके का कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। देन द केस वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट ने बोला यस, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है मोटर से डील करने के लिए वी हैव अ मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है कि कौन सी हमारी कंसर्न अथॉरिटी है जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखती है प्लस परमिट इशू करती है। तो अगर आप इस अथॉरिटी को किसी प्राइवेट अथॉरिटी को इशू कर देते हो परमिट इशू करने की अथॉरिटी, तो फिर एक्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी आप एक्ट के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हो। लॉ सेज कि ये अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास, तो उन्हीं के पास है। आप इस अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करके किसी और को नहीं दे सकते। इस तरीके का एग्रीमेंट एंटर नहीं किया जा सकता। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और यू कैन से इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है वो अनलॉफुल है बिकॉज लॉ से परमिट नहीं करता। दैट्स व्हाई फॉरबिडन बाय लॉ, दैट्स व्हाई एग्रीमेंट एंटर्ड इन दिस सिचुएशन इज वॉइड इन नेचर। तो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा क्योंकि हमारा पर्पस अनलॉफुल है और हमको हमारे पर्पस या कंसिडरेशन दोनों में से कुछ भी अनलॉफुल होने नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब लॉ जब उसे प्रोहिबिट करता है, बट डिफीट द पर्पस प्रोविजंस ऑफ लॉ यानी कि प्रोविजंस ऑफ लॉ के डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ मतलब प्रोविजंस ऑफ लॉ के अगेंस्ट में जाके अगर हम किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो एग्जाम्पल फॉर दिस इज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिट करता है 2 मैरिजेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते। हाँ आप कर सकते हैं, दैट इज़ अगर आप अपने पहले वाले पार्टनर से डिवोर्स ले लेते हो तो, बट एक पार्टनर के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट दिस एक्ट इज प्रोहिबिटेड। सो अगर आप
if you are already a married person. और आप मैरिड होने के बाद भी यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ मैरिज विद समवन एल्स आल्सो. तो अगर आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में एंटर करते हो तो आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपका वो जो एग्रीमेंट है वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है. यानी कि आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्रोहिबिटेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट. तो यानी कि आप लॉ के प्रोविज़न को क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो सेकेंड मैरिज करके. तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या ऐसा कोई भी लॉ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या फिर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज ये लॉ के प्रोविज़न को डिफीट कर रहे हैं. इसके अलावा थर्ड पॉइंट वी हैव लॉ के प्रोविजंस को डिफीट किया तो एग्रीमेंट इज वॉइड. थर्ड पॉइंट वी हैव इज फ्रॉडुलेंट. यानी कि एन agreement which you are making that is with an intention to commit offense, to practice fraud. यानी कि आप फ्रॉड प्रैक्टिस करना चाहते हो, फ्रॉड करना चाहते हो, इस इरादे के साथ ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा. आप किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए फ्रॉड के इंटेंशन से एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 persons जो कि चारों साथ में रहते हैं. सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे, हम चारों मिल के इट्स लाइक ABCD हम सब मिल के क्या करेंगे, ई से डील करते हैं और हम ई को पहले ट्रस्ट में लेंगे दैट कि हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस डालने वाले हैं या ये सो एंड सो हमारा प्लान है, हम सब साथ में काम करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे या फिर बिजनेस प्लान्स. मतलब हम चारों क्या करेंगे, एक साथ मिलजुल कर डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स को बनाएंगे और वो उसमें हम किसी थर्ड पर्सन को दैट इज़ एक इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करेंगे जो आके क्या करेगा, हमारे पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करेगा. बिकॉज दैट वो इन्वेस्टमेंट जब करेगा तो हम पार्टनरशिप का बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे या लेके नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम फ्रॉड करेंगे. दैट इज़ जैसे ही इन्वेस्टमेंट आता है पार्टनरशिप के लिए वैसे ही हम पैसे लेके भाग जाएंगे. तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कि हम फ्रॉड करने के इंटेंशन से ही हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि इट्स लाइक चलो तब तक हम चारों एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना लेते हैं. इन फ्यूचर कोई इन्वेस्टर हमको ढूंढना है तो कोई मिलेगा तो उसको दिखाने के लिए काम आ जाएगा दैट यस हमने सो एंड सो नाम से पार्टनरशिप फॉर्म सोचा है, सो एंड सो थिंग्स का बिजनेस करेंगे, सो एंड सो हम 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं तो हमको एक इन्वेस्टर भी चाहिए तो आप भी आ जाओ. तो यानी कि आप सिर्फ पेपर वर्क किया है और हमको पता है कि जैसे ही वो पार्टनर आएगा और इन्वेस्ट करेगा तो वैसे ही हम पैसे लेके भागने वाले हैं. तो आपका इंटेंशन क्या है यहाँ पे, टू कमिट ऑफेंस. दैट इज़ आपका इरादा ही गलत है, आपको ऑफेंस कमिट करना ही करना है, आपको फ्रॉड प्रैक्टिस करना है. तो ऐसे केसेस में जो एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑफ कोर्स दे आर वॉइड इन नेचर. तो फ्रॉडुलेंट नेचर के एग्रीमेंट्स अगर होंगे तो वो वॉइड होंगे. सो नेक्स्ट इज इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि आप किसी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते दैट इज़ जिससे आप किसी और की प्रॉपर्टी या किसी और पर्सन को कोई मतलब इंजरी हो या किसी को कोई नुकसान हो, किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी जो हार्मफुल हो, मतलब रॉन्गफुल हार्मफुल हो. तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं. इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर मतलब जैसे कि मैंने बी के साथ डील किया दैट इज़ अभी आप चाहिए और मेरे बिहाफ में आप सी के पास जाइए और सी को असॉल्ट करके आइए. तो अगर आप सी को असॉल्ट करके आते हो तो आई विल पे यू 500 रुपीज़. असॉल्ट मीन्स अ काइंड ऑफ अ थप्पड़, यानी जब आप किसी को मारते हो और बॉडी टच हो जाती है तो वो हम उसे असॉल्ट बोलते हैं. तो यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, इंजुरी टू पर्सन. मैं किसी को कह रही हूँ कि आप जाइए और सामने वाले को हर्ट करके आइए या थप्पड़ मार के आइए, तो इंजुरी टू पर्सन हो गया. या इंजुरी टू प्रॉपर्टी, इफ़ आई एम सेइंग कि गो और उसका लैपटॉप चुरा के लेके आए, जब तक हमारा ये काम नहीं होगा तब तक हम उसको लैपटॉप नहीं देंगे. तो इंजुरी टू
पर्सन या इंजरी टू प्रॉपर्टी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मैं किसी के साथ नहीं कर सकती ना कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, कि आप जाओगे और सी की प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स को चुरा के मेरे पास लाओगे। क्या हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को बना सकते हैं? इट्स कॉमन सेंस नो। यानी हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बना सकते कि कोई चोरी करे, या हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करते हैं कि हम मिलकर डकैती करेंगे, या फिर हम एक साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम मिलके थेफ्ट कमिट करेंगे, ट्रेसपास कमिट करेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ इट इज़ नॉट वैलिड और अलाउड। वैलिड और अलाउड नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर अस। आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते हो। आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को इंजुरी पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द थिंग्स जहाँ पे एक्सेप्शंस रूल में आते हैं। यू कैन कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स एज अ एक्सेप्शन। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? एक्सेप्शन है टू द हमारा टॉपिक, दैट इज एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज लॉफुल, अनलॉफुल शुड बी वॉइड। तो यहाँ पे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशंस हैं दे आर लॉफुल इन नेचर, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा। ये जो पॉइंट्स नीचे बताए गए हैं दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट, इंजुरी टू पर्सनल प्रॉपर्टी, इन केसेस में आपका जो एग्रीमेंट होगा वो अनलॉफुल ही माना जाएगा और उसके ऑब्जेक्ट को भी लीगल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके सेक्शन 23 में ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला है दैट एक्चुअली द कोर्ट रिगार्ड्स इट्स एज अ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कि आप जो भी एग्रीमेंट और कंसिडरेशन बनाते हो अगर वो इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो भी वो अनलॉफुल कंसिडर किया जाएगा। यानी आपका जो एग्रीमेंट है वो इमोरल है, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, तो फिर वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो एग्रीमेंट जो भी हम बनाएंगे वो इलीगल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, दैट इज अनलॉफुल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल है हमारे पास लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। इट्स लाइक ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी। क्या ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एंड एम्प्लॉयमेंट in the service and कहाँ पे in the public service and B promised to pay 100 rupees to A. A promises to obtain for B an employment in service in public service. B promises to pay 100 rupees to A. ऐसा एग्रीमेंट कैसा होता है? अनलॉफुल होता है। तो किसी को ये नहीं बोल सकते हम कि भाई आप हमको गवर्नमेंट जॉब दिला दो और आप जो हमको गवर्नमेंट जॉब दिलाओगे उसके बदले में हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे तो लेट्स गेट इट टू द राइटिंग। हम इस चीज़ को राइटिंग में नहीं लिख सकते ना कि आपको अगर मैं गवर्नमेंट जॉब दिलाती हूँ तो आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे। इस चीज़ को हम राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ना, इट इज़ अनलॉफुल इन नेचर। तो दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट अलाउड जो इमोरल हो और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। तो ऊपर वाले पॉइंट्स में जो एग्रीमेंट्स आते हैं वो भी नॉट अलाउड है और लास्ट वाले पॉइंट में जो एग्रीमेंट्स आते हैं वो भी नॉट अलाउड है। मतलब दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स अगर आपने किया भी तो हम उसको वॉइड मानेंगे ना, हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो ये ओवरऑल था हमारा सेक्शन 23। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Yes. Next we have a agreement against public policy.
दैट इज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर हमने एग्रीमेंट्स किया तो फिर व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is important to understand that what is public policy only. That is public policy क्या होती है. So we may say that whenever an agreement is harmful to the public welfare or public interest, यानी कि जब कोई भी एग्रीमेंट पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल होगा तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड. यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिफाइंड. इट इज़ एक्चुअली वेरी वेग टर्म. हम इसको प्रिसाइजली डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ वेग टर्म. सो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट whenever an agreement is harmful to public welfare or public interest, it would be considered as a void. तो उसे हम void consider करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इट्स लाइक कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आते हैं. इट्स लाइक वी कंसिडर कि ये जो एग्रीमेंट है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो हम इसमें एंटर नहीं कर सकते. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन वी हैव अ ट्रेडिंग विथ एन एनिमी. ट्रेडिंग विथ एन एनिमी कंट्री. अब अगर आपकी कंट्री में वॉर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में चाइना के साथ वॉर चल रहा है, तो चाइना के साथ वॉर चल रहा है तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि चाइना जो है नाउ वो हमारी एनिमी कंट्री है तो हमें उसके साथ किसी भी तरीके का बिजनेस या ट्रेड नहीं करना है. सो all the agreements, if you are making an agreement, all the agreement made between the citizens of Indian country or China country. China का तो मैंने एग्जाम्पल लिया. इट्स लाइक कोई भी कंट्री हो सकती है where कहीं भी where two countries are at war with each other, the considered void, it उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, are considered void, illegal और inoperative. वो void होगा दैट इज जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इवन इलीगल होगा, अमान्य होगा, इनऑपरेटिव होगा, दैट इज उसे आप ऑपरेट नहीं करा सकते, उसको एनफोर्स नहीं करा सकते. तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हमने ट्रेड विथ एन एनिमी किया. ओके, सो ट्रेड विथ एन एनिमी मीन्स उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स करना जो हमारी एनिमी है. दैट इज जनरली वॉर के टाइम पे ऐसा होता है. सो एट दैट टाइम इट इज़ प्रोहिबिटेड कि जो सिटीजन्स होते हैं ऑफ एलियन कंट्रीज दे कांट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर. ओके, और अगर किया भी तो कॉन्सिक्वेंसेस वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा. कॉन्सिक्वेंसेस इसकी एग्रीमेंट इज वॉइड, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना क्योंकि एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया. ओके, तो ये हो गया एक हमारा पॉइंट दैट इज एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आता है. नेक्स्ट वी हैव अ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मीन्स कंपाउंडिंग और कंप्रोमाइजिंग प्रोसिक्यूशंस. दैट इज प्रोसिक्यूशंस को कंप्रोमाइज करना या फिर कंपाउंड करना. ना पहले तो ये समझ में आया कि प्रोसिक्यूशन क्या होता है. So prosecution is generally known as a PP, that is public prosecutor, that is a kind of a government lawyer. यानी कि सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं जनरली हम उन्हें प्रोसिक्यूशन कहते हैं, पब्लिक या फिर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कह सकते हो. तो ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं व्हाट दे डू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हमारे केस को अपोज करते हैं. हमारे केस को अपोज करते हैं मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स केस को अपोज करते हैं इन द मैटर ऑफ व्हेनेवर क्रिमिनल्स. अगर क्रिमिनल्स कोई भी पकड़े जाते हैं तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद जब उन्हें कोर्ट में लेके जाया जाता है तो क्रिमिनल्स के बिहाफ में गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं एंड नहीं सॉरी ये स्टेट के अगेंस्ट में जो ऑफेंस कमिट हुआ है उस कंप्लेनेंट के बिहाफ, दैट इज कंप्लेनेंट, अ पर्सन हु मेक्स एन कंप्लेंट, उसके बिहाफ में गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं. और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए तो भाई प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं.
सो प्रोसिक्यूशन मतलब दैट इज कंप्लेनेंट का जो एडवोकेट है. सो कंप्लेनेंट का जो एडवोकेट है प्रोसिक्यूशन, उसका तो काम है कि वो सामने वाले को, जो आरोपी है हमारा, जो एक्यूज पर्सन है जिसने क्राइम को कमिट किया है, वो उसे छूटने ना दे. तो व्हाट ही विल डू, प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन एलिगेशंस लगाएगा कि इसने सो एंड सो एक्टिविटीज को किया है, इतनी बड़ी चोरी की है, या इतना लोगों का नुकसान हुआ है, इतने पैसों का नुकसान हुआ है. सो दैट इससे क्या होगा, उसको जमानत नहीं मिलेगी. इट्स लाइक कि ऐसे बंदे को या ऐसे पर्सन को जमानत मत दो, इसको मत छोड़ो, बिकॉज इसने सो एंड सो ऑफेंस कमिट किया है, बिकॉज ऑफ इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं. तो ये जो है इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और ये कंप्लेनेंट बोले. ओके, तो व्हाट वी डू, अब जो हम क्या करते हैं, हम प्रोसिक्यूशन से अगर मैं ऐसा सेटलमेंट करूँ, इट्स लाइक ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाऊँ कि जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो जो हमारा ऑफेंडर है, दैट इज़ जो हमारा पर्सन है, अब अगर चोरी का इल्ज़ाम है बातों, तो जो मेरा चोर है, इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट में ज़्यादा नहीं, या आप ज़्यादा अपोज नहीं करो. इससे क्या होगा, इससे देयर इज चांसेस कि वो जो आरोपी है वो छूट जाएगा. तो दैट्स व्हाई हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी प्रोसिक्यूशन के साथ एंटर नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे, अपोज नहीं करेंगे. नॉट टू प्रोसिक्यूट, वो प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे किसी ऑफेंडर को, क्योंकि इस तरीके का जो एग्रीमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो एग्रीमेंट है ये जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करेगा. बिकॉज जुडिशरी का काम क्या है, न्याय देना. प्रोसिक्यूशन का काम है एलिगेशन लगाना. तो अगर हम एग्रीमेंट करते हैं कि आप एलिगेशंस नहीं लगाओगे, आई एम पेइंग यू फॉर दैट, तो अगर वो पैसे लेके एलिगेशंस को नहीं लगाता है, तो इट डज नॉट मीन, मतलब कि पैसे लेके एलिगेशंस को नहीं लगाता तो वो ऐसा नहीं कर सकता. एक्चुअली वो ऐसा कर ही नहीं सकते. तो इसे हम सिविल प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे ऑफेंसेस कंपाउंड तो होते हैं, बट ये अगर नॉट टू प्रोसिक्यूट करके अगर हमने एग्रीमेंट बनाया है ऑफेंडर के लिए, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. दैट इज़ वॉइड इन नेचर. वैसे तो ऑफेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब जहाँ पे कोर्ट हैज़ पावर टू सेटल द मैटर डायरेक्टली, तो यानी कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके भी आ सकते हो कोर्ट में, दैट इज़ वी डिसाइडेड कि हम सेटल कर लेंगे मैटर को. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में बिना जज के परमिशन के, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एक्चुअली डायरेक्टली कंपाउंड तो होते ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल है, तो जजेस भी उसको डायरेक्ट कंपाउंड नहीं करते हैं. व्हाट वी डू, उसमें हम जो भी विटनेस वगैरह है, जो एविडेंस है, उसकी कमी शो कर देते हैं. इट्स लाइक लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हमने अपोजिट पार्टी को फ्री कर दिया. तो जनरली ऐसे ये प्रैक्टिस की जाती है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंड कराने के लिए. सो ये हो गया हमारा सिविल प्रोसिक्यूशन का पॉइंट. यस, नेक्स्ट वी हैव अ मैरिज ब्रोकन एग्रीमेंट्स. अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं भाई, मैरिज ब्रोकन एग्रीमेंट्स. सो मैरिज ब्रोकन एग्रीमेंट्स मीन्स एग्रीमेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ अ मनी इन कंसिडरेशन, जहाँ पे हम पैसे दे रहे हैं, क्यों, इन कंसिडरेशन ऑफ ब्रोकरिंग अ मैरिज आर इलीगल. यानी आप अगर शादी करने के लिए, शादी का प्रोसीजर कमिट करने के लिए अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो हम उसे इलीगल कंसिडर करते हैं. दिस एक्टिविटी इज इलीगल ओनली. दैट इज काइंड ऑफ अ एग्रीमेंट टू पे डाउरी टू द पेरेंट्स और गार्जियन. जैसे कि मतलब इस चीज़ का आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते, बट जनरली वैसे हम देखेंगे तो स्टिल बहुत सारे स्टेट में अभी भी डाउरी प्रैक्टिस होती है. इवन नॉट ओनली इन ये विलेज एरियाज, बल्कि सिटी एरियाज़ में भी डाउरी प्रैक्टिस होती है. तो अगर आप डाउरी मतलब दहेज, सो अगर आप किसी से दहेज मांग रहे हो, तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं मांगते ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे सो एंड सो डेट को, और आपने नहीं दिया तो इट्स लाइक शादी पक्की नहीं मानी जाएगी, या दूल्हा जाएगा नहीं बारात लेके.
तो यानी कि ये जो मैरिज ब्रोकन एग्रीमेंट्स होते हैं उसके लिए पॉइंट है कि भाई एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, पहली बात तो इलीगल है। तो एग्रीमेंट टू पे डाउरी टू द पेरेंट्स और गार्जियन, ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं बना सकते कि हम अपने पेरेंट्स को या गार्जियन को क्या करेंगे, डाउरी देंगे, क्योंकि फिर वो लिखित में बन जाएगा। और लिखित में बनाने के बाद ऐसा कोई एग्रीमेंट पे अगर किसी ने कंप्लेन किया तो तुरंत घर वाले अंदर भी चले जाएंगे। तो इसीलिए मैरिज ब्रोकन एग्रीमेंट्स में लेकर ये रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज यानी कि आप किसी की शादी को रोकने के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते हो ना। इट्स लाइक वी कांट से कि ए बी से तभी मेहंदी करेगा जब सी की डेथ हो जाएगी, या ए बी से तभी मैरी करेगा जब सी कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे फॉरेन में चला जाएगा। तो ये सिचुएशंस क्या हैं, ये जो कंडीशंस हमने इम्पोज की है, दिस इज़ फाइन। दैट इज़ अगर मैं कहती हूँ कि अगर ए ने बी से शादी किया या फिर ए को बी से शादी किया अगर, तो सी वहाँ से फॉरेन चला जाएगा, तो इस तरीके के एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर नहीं कर सकते। एक्चुअली वी कांट एंटर इनटू, बिकॉज क्यों एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि मैरिज ब्रोकन एग्रीमेंट है। इट्स लाइक जैसे डाउरी देने का एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डाउरी देंगे भी और एग्रीमेंट भी करेंगे तो मे बी देयर इज चांसेस कि फ्यूचर में उसके ऊपर हम केस कर दें। दैट्स व्हाई इट सेज कि ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड, इन रिस्ट्रेन ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों की जगहों पे हम ये नहीं कर सकते, एग्रीमेंट्स को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते आप एग्रीमेंट। कैसा? इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज, किसी की शादी को रोकने के लिए एग्रीमेंट्स नहीं बन सकता। जैसे ए और बी तभी शादी करेंगे जब सी की डेथ हो जाएगी, तो ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं बना सकते जो मैरिज को रिस्ट्रेन करता हो। ऐसा भी एग्रीमेंट हम नहीं बना सकते जो ट्रेड को रिस्ट्रेन करता हो, किसी के ट्रेड को रोकता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास, मेरे घर के नीचे ही है, इट्स लाइक मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे मेरी शूज़ की शॉप, अब मेरे सामने और एक शूज़ की शॉप खुल रही है, मैं ये नहीं सकती अरे भैया मेरी ऑलरेडी शूज़ की शॉप है तो आप भी शूज़ का शॉप मत खोलो, या मेरे घर के आगे मत खोलो, या मेरे घर के या मेरे शॉप के जस्ट सामने मत खोलो। आई कैन से लाइक कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड हम नहीं कर सकते, या हम ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि चलो हम शो का बिजनेस करते हैं और शो का बिजनेस अभी हम कर रहे हैं आज, लेकिन आज के बाद अगर हम अलग हो गए तो हम कभी भी शूज़ का बिजनेस नहीं करेंगे इन द होल फ्यूचर। तो आप किसी के बिजनेस को लेकर उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड इज नॉट अलाउड। यस, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज हो गया, इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड हो गया, इन रिस्ट्रेन ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी हम ऐसा भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकता हो। जैसे कि आई कैंट से कि ठीक है, आप हम एक ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें वुमेन्स के पास जितने भी उनके राइट्स हैं, तो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि कोई भी वुमेन जो है वो अपने सारे राइट्स को स्किप कर देगी, छोड़ देगी, तो अपने राइट्स को वेव कर देगी, सारे राइट्स को। वुमेन्स के पास, आपके पास एज अ वुमेन जितने भी राइट्स हैं, एक एग्रीमेंट बना के दीजिए कि आप उसमें से किसी भी अपने राइट्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर यूज़ नहीं करोगे। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट है दैट इज़ नॉट वैलिड। आप लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर, लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्ट्रेन में एग्रीमेंट नहीं बना सकते। चेक का केसेस ले लो, इट्स लाइक मैं आपको चेक दे रही हूँ, बट मैं आपको चेक इस कंडीशन पे दे रही हूँ कि अगर चेक बाउंस हुआ तो बाउंस होने के बाद भी आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। तो पहले आप एग्रीमेंट बनाओ कि अगर मेरा चेक बाउंस हुआ तो आप मुझ पर केस नहीं करोगे, तभी मैं आपको चेक दूँगी। तो क्या इस तरीके के एग्रीमेंट्स वैलिड हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हम तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है हमारा,
हम इस लॉ के टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक कर रहे हैं ना. वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग. तो जब आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन करते हो, स्टॉप करते हो, रोकते हो और एग्रीमेंट बनाते हो तो उसे कंसिडर वैलिड नहीं किया जाएगा. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो एग्रीमेंट से अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी प्लस वॉइड ऑल्सो. ये एग्रीमेंट्स भी क्या कंसिडर किए जाएंगे, वॉइड इन अ नेचर. इसके बाद अभी तक तो हमने मतलब लीगैलिटी में या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ा है. सेक्शन 25 जो है हमारा, ये स्पेसिफिकली डील करता है इन चीज़ों के साथ. सेक्शन 25 स्पेसिफिकली डील करता है कि कौन से एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होते हैं. तो सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं. तो सेक्शन 25 ने भी सबसे पहले यही बात बोली है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. बस एक लीगल वैक्सीन दिया है यहाँ पर, दैट इज़ नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट. जनरल लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्ट. दैट इज़ अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू इट. यानी ये जो हमारा सेक्शन 25 है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ये तो जनरल रूल है, दिस इज द जनरल एंड वेरी कॉमन रूल कि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बट एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, देयर आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब अपवाद. सारे रूल्स के अपने कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं. तो एक तो जनरल रूल हो गया. एक्सेप्शन में क्या होगा कि कंसिडरेशन नहीं भी होगा फिर भी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक्सेप्शन मतलब जनरल रूल का उल्टा. और जनरल रूल हमको क्या बोल रहा है कि भाई कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. हम नहीं मानते बिना कंसिडरेशन के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट्स वाई 25 ने पहले बोल दिया कि एग्रीमेंट अगर आपका विदाउट कंसिडरेशन है तो फिर वो वहीं पे वॉइड हो जाएगा. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू इट. एक्सेप्शंस क्या क्या है देखते हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन वी हैव एन एग्रीमेंट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ अ लव एंड अफेक्शन. यानी अगर आप कोई आप ऐसा एग्रीमेंट में एंटर करते हो जिससे आप लव एंड अफेक्शन की वजह से एंटर करते हो तो फिर उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी चलेगा. अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट है भाई. अभी फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आपकी हाँ आप जैसे आप किसी की डॉटर, कोई किसी का डॉटर है, कोई किसी का सन है, तो कभी सुना है कि फादर ने प्रॉपर्टी सन को दी तो अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी थी तो उससे 50 लाख लिया या 30 लाख 40 लाख लिया, ले भी सकते हैं. बट इट्स लाइक जनरली क्या होता है, फादर्स की जो प्रॉपर्टी है वो फादर्स आफ्टर दैट उनके बाद वो अपने बच्चों को ही दे देते हैं. तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं. वी आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट जहाँ पे फादर की प्रॉपर्टी गर्ल चाइल्ड या फिर बॉय चाइल्ड को जा रही है. एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट ही है. तो क्या ये वैलिड नहीं होगा. यहाँ पे तो हो सकता है कि कंसिडरेशन ना हो, मतलब हो सकता है कि फादर ने अपने सन को बिना एक भी रुपये लिए उस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दी हो. तो पॉसिबिलिटी है ना, बिकॉज लव एंड अफेक्शन में हम कुछ भी रिटर्न नहीं लेते. समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन का मतलब ही वही है ना. तो फादर अपने बच्चे से तो लेगा ही नहीं पैसे और घर भी उसे दे देगा. तो यानी एग्रीमेंट में एंटर भी किया और एग्रीमेंट करने के बाद कोई कंसिडरेशन नहीं लिया बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन. तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो चलेगा. यहाँ पे कंसिडरेशन के बिना भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे एग्रीमेंट कंसीडर करेंगे. रीज़न इज कि अगर कोई भी एग्रीमेंट लव एंड अफेक्शन से किया गया है तो वो सेक्शन 25 का एक्सेप्शन है और इसीलिए हम उसे कंसिडर करेंगे. तो
तो सेक्शन 25 का कुछ कंडीशंस है, मतलब कि अगर आप लव एंड अफेक्शन के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो इट्स लाइक यू हैव टू फुलफिल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कंडीशन क्या क्या है कि भाई जो एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होगा। सेकेंड कंडीशन, राइटिंग में होने के साथ साथ वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी होगा। यानी कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी, आपकी मदर या फादर आपको अपनी प्रॉपर्टी देते हैं एज अ गिफ्ट, क्योंकि सेल तो वो कर नहीं रहे हैं, बेचते रहे नहीं है, आप तो खरीदोगे नहीं, हमको तो बस प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो बस प्रॉपर्टी मिल जाएगी विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट। तो फिर वो क्या हुआ, गिफ्ट हुआ ना, तो उसके लिए हम गिफ्ट डीड बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे बोला कि ठीक है, आप अगर किसी को लव एंड अफेक्शन से कोई चीज़ दे रहे हो तो फर्स्ट थिंग राइटिंग में दो, सेकेंड थिंग जो भी आपने राइटिंग में दिया है उसको रजिस्टर्ड कराओ, दैट इज़ डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड, गेट इट रजिस्टर्ड। तो ये भी ज़रूरी है। तो पहली बात की राइटिंग में कराएंगे, दूसरी बात उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, थर्ड थिंग ये जो हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी को विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी एग्रीमेंट मान रहे हैं ना, कंसिडरेशन नहीं है तो भी, तो इसीलिए ये कैसा होना चाहिए, विथ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, विथ लव एंड अफेक्शन ही होना चाहिए। तो जनरली ऐसा क्या होता है, मदर फादर या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर ब्रदर सिस्टर या फिर सन डॉटर फादर, इन लोगों का रिश्ता ही ऐसा है, या फिर हस्बैंड वाइफ, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को बिना कुछ लिए भी दे देते हैं, दैट इज़ विदाउट एनी कंसिडरेशन हम एग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं। तो ये तो रिलेशंस ही ऐसे हैं जहाँ पे हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू विदाउट एनी कंसिडरेशन एग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं। इसके अलावा अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लव एंड अफेक्शन में आपके ब्लड रिलेशन वाले ही आए। लव एंड अफेक्शन इट्स लाइक हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरे घर का कोई नहीं है, या कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, या मेरे पास मेरे घर के मेंबर्स नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे बाजू वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, तो मैंने अगर लव एंड अफेक्शन से किसी को प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन दे दी तो वो भी लव एंड अफेक्शन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लव एंड अफेक्शन के लिए आपके नियर एंड डियर्स वाले हों, या फिर ब्लड रिलेशन वाले हों, या फिर कजन्स हों, तभी आप गिफ्ट डीड करोगे, ऐसा नहीं है। आपको गिफ्ट डीड करना है तो आप किसी को भी दे सकते हो, बट द थिंग इज़ यू हैव टू प्रूव दैट कि लव एंड अफेक्शन है। तो मदर फादर हस्बैंड वाइफ इन लोगों का तो रिलेशन ही ऐसा है कि वहाँ पे आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लव एंड अफेक्शन। तो यानी कि बिना कंसिडरेशन के हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे भी और वो वैलिड भी माना जाएगा। तो ये एक पहला एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया जहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड भी है। यस, नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये क्या है, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज? यहाँ पे क्या होता है, इट्स लाइक पास्ट सर्विस है ना, पास्ट सर्विस के लिए आप कंपनसेट कर रहे हो, तो पास्ट सर्विस के लिए हम कंपनसेट कब करेंगे? पहली बात कि वो जो सर्विस है, सर्विस मस्ट हैव बीन डन, यानी सर्विस हो चुकी होगी तभी तो पास्ट होगा, प्लस वो जो सर्विस की गई है वो वॉलंटरली की गई है, दैट इज़ बाय देयर ओन, किसी के बोलने कहने या उकसाने से नहीं, अपने मन से किया है। तो यानी जो काम, पहली बात तो एक्ट हो चुका है, दूसरी बात वो एक्ट वॉलंटरी बेसिस पे हुआ है, दैट इज सामने वाले ने अपनी मर्जी से किया है। अब जो भी एक्ट किया है वो फॉर द प्रॉमिसर किया है, यानी कि प्रॉमिसर के लिए किया है। अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर आप प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में एग्रीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए को मिला पर्स बी का और ए ने बी को उसका पर्स दे दिया, तो बी ने कहा ओके ठीक है, अब क्योंकि आपने मेरा पर्स लौटाया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत ज़रूरी पेपर्स थे और बहुत ही सारे कैश भी थे, तो ठीक है, अब क्योंकि आपने मेरा पर्स मुझे लौटाया है, आप चाहिए तो आप चुरा भी सकते थे, बट आपने चुराया नहीं, आपको मिला तो आपने मुझे दे दिया, तो एक काम करिए, आप इसमें से 5,000 रुपये आप रखिए।
पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि सर्विस मस्ट हैव बीन डन, दैट इज पर्स को वापस वो कर चुका है सामने वाले को वॉलंटरली। पर्स गिरा था, उठा के खुद से दिया वॉलंटरी बेसिस पे। एक्ट डन मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर, यानी जो प्रॉमिस कर रहा है पैसे देने के लिए, ऑफकोर्स जिसका पर्स मिला है वही प्रॉमिस करेगा, तो वो एक्ट हमने प्रॉमिसर के लिए किया हुआ होना चाहिए। सही बात है, प्रॉमिसर के लिए किया होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो ये हुआ, दैट इज एक्ट डन मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर, और समथिंग व्हिच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेल्ड टू डू इट, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द एक्ट वाज डन। जब ये इस काम को किया गया तो प्रोमिसर होना चाहिए। दैट इज आप प्रोमिसर का पर्स जब उसे दोगे, मिला है आपको जिसका भी पर्स, तो जब आप उसे दोगे तो वो खुद वहाँ पे होना चाहिए। वो रहेगा तो वही, तभी तो वो बोलेगा ना कि ठीक है भाई, इसमें ज़रूरी पेपर्स और कागज़ थे, ये ले 500 रुपये या 5000 रुपये तो भी रहते। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, इफ़ ही इज़ प्रॉमिसिंग टू यू कि ठीक है अभी नहीं है मेरे पास, या तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 500 रुपये दूँगा, तो यहाँ पे ये जो प्रॉमिस, ये जो एग्रीमेंट में एंटर किया गया, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड यू विल गेट 500 रुपीज़। वहाँ पर आपका तो कोई, आपने तो उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। इट्स लाइक कि उसने सामने से बोला ठीक है आपने मेरा पर्स ढूंढा है या आपको मिला है, आपकी मदर से ला के दिया, तो आई विल पे यू। तो फिर वो तो आपको दे देगा पैसे, लेकिन हमको उसके बदले में उसको कुछ देना नहीं है, यानी कि कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी हम बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव, थर्ड वन क्या है, प्रॉमिस टू कंपनसेट, सॉरी पास्ट सर्विसेज तो हो गया, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट को देने का प्रॉमिस अगर किया है ना, तो वो भी इसमें कंसिडर होगा ना। व्हाट इज टाइम बार डेट? टाइम बार डेट मतलब जिस डेट को देने का टाइम खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने किसी को पैसे दिए एज अ, ये ऋण बोलते ना, कर्जा, अगर आपने किसी को कर्ज में पैसे दिए हैं तो उसको भी लेने का समय है। इट्स लाइक आपको अगर आपके कर्जे के पैसे रिकवर करना है तो दैट इज़ आपको विद इन 3 years करना होता है, जिस दिन से आपने पैसे दिए होते हैं। तो विद इन 3 years आपको वो अमाउंट रिकवर करना है। अगर आप विद इन 3 years उस अमाउंट को रिकवर नहीं करते हो तो कोर्ट ऐसा बिलीव करती है दैट यू आर बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ। दैट इज आप लिमिटेशन लॉ से बाहर हो गए। नाउ अब आपके पास और टाइम नहीं है उसको रिकवर करने के लिए, या फिर जो डिले हुआ है आपको रिकवर करने के लिए, आप उस डिले का रीज़न बताओ, कोर्ट को जेन्युइन लगेगा तो वो आपके डिले को कंट्रोल कर देगी, दैट इज़ आपको माफ़ कर देगी। या फिर आप तो टाइम बार्ड हो गए और आपके पास डिले का कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं है। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर सम डेज, 3 साल तो लॉस एंड लिमिटेशन ही है, तो आपने सोचा अरे यार अब तो पैसे मिलना ही मुश्किल है, मैं टाइम बार्ड भी हो गया, दैट इज़ क्लेम नहीं कर सकता। और रही बात ये टाइम बार्ड हो गया ना, टाइम चला गया ना, और मेरे पास कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं है जो मैं कोर्ट को शो कर सकूँ कि मुझे लेट किया क्यों हुआ। तो पता चला कि जिसने आपका कर्ज लिया था, जिस इंसान ने, वो खुद आपसे मिलने आया आफ्टर 4 years और 1 साल के बाद। उसने कहा अरे भाई एक काम करो, आपका 15,000 रुपये देना, आप 10,000 रुपये ले लो ना, मैं आपको 10,000 रुपये दे देती हूँ। तो 10,000 ले लो, हिसाब किताब खत्म करो, मतलब इतने दिन का है ना, तुम्हारा पूरा लॉस ना मेरा पूरा लॉस, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का अमाउंट है ना 5,000 वो हटा, आपका मुद्दल 10,000 रुपये। तो ए ने कहा ठीक है, उसने सोचा चलो भाई जो मिल रहा है वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब बी ए को आता है प्रॉमिस करने के लिए कि हाँ ठीक है मैं आपके जो पैसे हैं वो आपको अभी से दे देता हूँ, आगे से दे देता हूँ, अब ना अगेन उस पैसे के बदले तो हम उसको कुछ देने वाले नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन कोई कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ सामने वाला प्रॉमिस टू पे करके गया है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। और जब वो अगेन राइटिंग में देगा, जब वो राइटिंग में देता है रिटर्न फॉर्म में साइन करके, यस आई एग्रीड कि मैं आपको आपके पैसे लौटा के दूंगा, तो यहाँ पे क्या होता है, वो फिर से टाइम उसको मिल जाता है। दैट इज जो 3 years का टाइम बार्ड हुआ था
जब जो जिसने डेट को लिया था, अगर वो खुद से आके बोलता है कि मैं आपको पैसे आपके दे दूंगा, 3 साल हो गए हैं, चौथे साल में मैं आया हूँ, फिर मेरी कमाई अभी छोड़ी अभी चली गई, वो टाइम लिमिटेशन जो है वो हमको फिर से मिल जाता है अगर वो आके बोलता है तो अगर उसने लिखित में हमको प्रोवाइड किया है दैट इज गोइंग टू पे अस दैट अमाउंट, तो अगेन आप नेक्स्ट 3 इयर्स में उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। तो ये बार बाय लिमिटेशन हो गया, जहाँ पे हम सर्टेन टाइम के बाद अपने ही अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकते, और सामने वाले ने बोला भी आके देता हूँ तो उसके देने पे हमको उसको कुछ भी रिटर्न में नहीं देना है। यानी ये भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो वन साइडेड है, वो आएगा और वही प्रॉमिस करेगा पे करने की, प्रॉमिसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी हमारा पैसा उसके पास है, उसी को कितना देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला, दैट इज टाइम बार्ड वाला। अब सेक्शन 26 क्या है? 26 इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज। ये तो पॉइंट हमारा देखो पिछले वाले पॉइंट में भी था कि आप किसी भी मैरिज के रिस्ट्रेन में कोई भी एग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। अगर आप माइनर के एग्रीमेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए एग्रीमेंट करते हो तो वैलिड है, बिकॉज लॉ तो पहले से ही बोलता है कि माइनर्स की जो शादी है वो नहीं होनी चाहिए, तो जिसकी शादी नहीं होनी चाहिए उसका शादी नहीं होने के लिए एग्रीमेंट किया तो दैट इज फाइन। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड, प्रीवियस पहले भी था ये, क्या सॉरी हाँ, कि आप ट्रेड को रिस्ट्रेन करने के लिए एग्रीमेंट नहीं करोगे, बट पार्टनरशिप में एक एक्सेप्शन है इसका, दैट इज पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो पार्टनरशिप फर्म आपको रिस्ट्रेन कर सकती है। इट्स लाइक आप और मैं पार्टनरशिप में उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के बिजनेस में रिस्ट्रेन लगाया जा सकता है कि भाई फ्यूचर में इट्स लाइक 1 साल की हमारी पार्टनरशिप है, अगर आफ्टर 1 ईयर वी बोथ आर नॉट टुगेदर, तो हम एटलीस्ट इस लोकेलिटी में वो सेम बिजनेस को कंडक्ट नहीं करेंगे जो हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो जो भी बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हो उसे सेम लोकेलिटी में, सेम एरिया में, नियर बाय एरिया में आप कंटिन्यू अलग से नहीं करोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। इन रिस्ट्रेन ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग, ये पॉइंट भी मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कोई ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो दैट इज कि आपके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, तो दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड। जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको चेक तो दूंगी, बट आप पहले प्रॉमिस करो या राइटिंग में लिख के दो कि ये जो चेक है ये अगर बाउंस हो गया तो आप चेक बाउंसिंग दैट इज़ 158 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में केस नहीं करेंगे। तो अगर आप प्रॉमिस करो कि आप केस नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको चेक इशू कर दूँ, या फिर एग्रीमेंट करो कि केस नहीं करोगे तो मैं चेक इशू कर दूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं हम लोग, सो दैट लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ना हो सके। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाया तो चलेगा क्या? नो, दे आर वॉइड इन नेचर। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सेक्शन 25 के साथ 26, 27, 28 भी हमने देख लिया। ओवरऑल लीगैलिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन कब लीगल होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स कब लीगल होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में क्या होता है, और कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कंसिडरेशन नहीं होने पे वॉइड डिक्लेयर नहीं होते हैं। दीज आर द एक्सेप्शनल सिचुएशंस। इन एक्सेप्शंस के अलावा दूसरे किसी भी एग्रीमेंट में अगर आप कंसिडरेशन नहीं लेते हो तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, सिर्फ एक्सेप्शंस वाले पॉइंट्स को छोड़ के। तो एक्सेप्शंस को स्टडी करना है और ध्यान रखना है कि इनके अलावा कोई भी एग्रीमेंट अगर आया और उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। ओके, यस, वी आर डन विद द कंसिडरेशन ओवर हियर। चलो, हमारा कंसिडरेशन का टॉपिक जो कल से स्टार्ट था वो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वी विल स्टार्ट after some time only. Okay, so this lecture I am concluding here only.